आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते प्रदूषण को लेकर। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के चलते दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जैसे जिलों में 21 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश को वापस ले लिया है। बोर्ड ने देर रात इसकी जानकारी दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर और सामने जिलों में भी स्कूल बंद के आदेशों को वापस ले लिया है। वहीं नोएडा में सरकारी और निजी ऑफिसों में 50% स्टाफ को बुलाए जाने की बात की गई है। बोर्ड ने कहा है कि नोएडा में निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही जिले में डीजल जनरेटर चलाने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में पर्यावरण समिति, वृक्षारोपण समिति और जिला वेटलैंड समिति शामिल रही। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और युवाओं को शिक्षा के साथ साथ उनके हाथों में कौशल प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पलवल के गांव दुधौला में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिस विजन के साथ इस विद्यालय की स्थापना की गई थी उसी में ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। हम प्रदेश के युवाओं को कौशल में निपुण बनाने के लिए सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कौशल प्राप्त करके स्किल यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं और युवाओं के साथ स्किल या कोई हुनर जुड़ जाता है तो उसकी डिमांड हर क्षेत्र में बढ़ जाती है। हुनर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पढ़ाई और हुनर में हमें अंतर समझने की आवश्यकता है। हुनर के बाद हम आगे बढ़ने के रास्ते पर जा सकते हैं। कौशल ही देश को, समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। अंत्योदय भावना हम में होनी चाहिए और अंतिम व्यक्ति को कैसे समर्थन किया जा सकता है इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से वर्ष 2030 तक हर वर्ष 12,000 स्किल युवा निकलेंगे और वर्तमान में हर वर्ष 4,000 स्किल युवाओं को यूनिवर्सिटी में कौशल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर एक इंडस्ट्री स्किल से संबंधित कोर्स शुरू करें एवं इस यूनिवर्सिटी से ये विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय उद्योग समेतिक अर्न व्हीकल लर्न मॉडल के साथ साथ काम कर रहा है जो विद्यार्थी को अध्ययन के साथ साथ कमाई का अवसर उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपना खर्च चला सके। ये विद्यार्थी को वास्तविक रोजगार की दुनिया में रूबरू करवाकर उन्हें अनुभव प्रदान करता है ताकि भविष्य में उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। कौशल विश्वविद्यालय को बनाने की अभी भी पूरा बना नहीं है, इसका काम चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे छात्र युवा कौशल प्राप्त करके और यहाँ से निकल रहे हैं, काफी आज भी बैठे हैं। उनके चेहरे पर मैं तेज इस प्रकार का देख रहा हूं, जिनके अंदर एक आत्मविश्वास झलक रहा है कि हम यहाँ से कुछ सीख करके अपने जीवन यापन की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से अपनी भूमिका, अपना योगदान ये हम कर पाएंगे। इस विश्वविद्यालय में आकर के मुझे प्रेरणा मिलती है कि जिस काम को करने के लिए हमने अपनी सामाजिक यात्रा शुरू की थी वो हमें मौका मिला है उसको सफल करने का। एक अभी वाक्य मैंने बोर्ड पर एक किसी जगह देखा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कौशल सीखने के बाद उसकी उत्कृष्टता जो है वो योग के रूप में जानी जाती है। अर्थात कौशल की उत्कृष्टता यही व्यक्ति को, समाज को, देश को आगे बढ़ा सकता है और प्रेरणा इसे मिलती है कुछ निष्फल कर्म करने की। गीता का ये श्लोक है और गीता के दूसरे श्लोक में जब हम पढ़ते हैं कभी कभी इसको जानते भी हैं उसको, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार हमको मिला, फल की चिंता नहीं करनी। उस आधार पर मैंने इस फरीदाबाद जिले से ही 1980 में अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था और मन में ये है कि समाज में उसकी सेवा करने का जो मन का भाव है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जब घूमते हुए ध्यान करते हैं, समाज के 3 वर्ग ऐसे ध्यान में आते हैं। एक अच्छा संपन्न वर्ग है जिसको प्रभु कृपा से
साधनों की कोई जिसके पास कमी नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि मुझे अपने साधन आगे लगाने कहाँ है, कहाँ खर्च करने, ऐसा एक बड़ा वर्ग भी बन गया है। एक वर्ग ऐसा है जिसके पास 2 समय का ठीक से अपने जीवन यापन का प्रबंध भी नहीं है। गरीबी में एक निचले स्तर पर, जिसको हम सामान्यतया बीपीएल कह देते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक ऐसा वर्ग, और एक है मध्यम स्तरीय वर्ग, मीडियम क्लास, जो अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा रही है। उसको समाज में व्यवस्थाएं ठीक चाहिए, उसको अपने काम करने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा पहले वाले को भी चाहिए थी, सुरक्षा सबको। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। घर के सामने लगाए जा रहे मलबे के ढेर को हटाने के लिए कहना और कूड़े में आग लगाने का विरोध करना एक दूसरे की मौत का सबब बन गया। मामला फरीदाबाद का है, जहां झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्यवाही शुरू कर दी। सरदरात में अस्पताल के बाहर बैठे ये लोग मृतक जय नारायण शर्मा के परिजन हैं, जो झगड़े में बेहोश होने पर उन्हें अस्पताल लाए थे, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों के मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाले श्री राम के मकान की कंस्ट्रक्शन पिछले कई महीने से चल रही है, जिसके चलते ये मलबे का ढेर पड़ोसी मृतक जय नारायण के घर के साथ लगा रहे थे। आरोप ये भी है कि रोजाना श्री राम का परिवार रोजाना कूड़ा इकट्ठा कर उसमें आग लगाता था, जिससे बुजुर्ग जय नारायण की पत्नी की तबीयत जो पहले ही खराब थी और खराब हो रही थी। इसी को लेकर दोनों परिवारों में कई दिनों से तनाव चल रहा था। मृतक के परिवार के मुताबिक जब इस बात का फिर से विरोध किया गया तो झगड़ा बढ़ गया और नौबत मारपीट तक आ गई, जिसमें वो गिरकर जख्मी हो गए और उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस का कहना है कि अभी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही शिकायत मिलेगी उस आधार पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देवेंद्र जी, जो मौत हुई है कौन है आप उनके? मैं भांजा हूँ। भांजी हैं। वजह क्या है झगड़े की, क्या बात थी, पूरा मामला बताइए। श्री राम जी का मकान बन रहा है, श्री राम शर्मा का मकान बन रहा है जी। वो अपना उस कूड़े को, जो मकान का जो 3 महीने 4 महीने हो गए, उस कूड़े को उठा करके इनके दीवार के साथ लगा रहा है रोजाना। अच्छा। अब इनकी हमारी मामी जो बीमार हैं और वहाँ पिन्नी विन्नी ला करके उनको इकट्ठी करके वहाँ जलाता, तो ये मना करते हैं कि भैया इनको पिन्नी को उधर डाल दे कूड़े पे, कि नहीं डलेंगी। तो ये रोजाना की बहस होती है। आज ये बहस जो उसमें चलेगी। घनश्याम जी के साथ क्या हुआ आज फिर? जय नारायण जी के साथ, जय नारायण, सॉरी, जय नारायण हैं ये मामा जी हमारे जी। ये इनके साथ ये हुआ कि वहाँ जैसे ये तू मैं हो रही थी, ये गए थे बुजुर्ग होने के नाते, बीच में उसने श्री राम का लड़का दीपक है, उसने आकर के इनकी छाती पर सीधा धक्का मारा। धक्का मारते ही वहीं गिर गए अच्छा एकदम से, और गिरते में बस हम तो इनके ऊपर पकड़ के इनको कार में लेकर भाग कर चले। कितनी उम्र है लगभग इनकी? 77 साल। 77। मतलब बुजुर्ग की एक झगड़े में मतलब हाँ। तो हत्या है या क्या इंसिडेंट है ये? अब सर ये हत्या ही है, इंसिडेंट क्या है जी। तो क्या मांग करते हैं आप? अब मांग तो ये कि न्याय की मांग होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से रोजाना डिस्प्यूट होता था, रोजाना उनसे कहा, इनके घर के बराबर दीवार के दरवाजा बढ़ा दिया, फिर मोटर लगा दी, फिर वो कूड़ा डाल दिया, मतलब कब्जे किसी वो कर रहे हैं। मतलब पड़ोसी कब्जा जमीन पे कर रहे थे कुछ पे? सड़क ही है सर, गली में कब्जा था? हाँ सड़क है, मेन रोड है, सड़क है, मेन रोड पे इनकी दीवार इधर है। अच्छा। दीवार के बराबर कूड़ा कम से कम भी यहाँ से और वहाँ तक डाल रखा है। अच्छा। कुल मिलाकर गंदगी फैलाते थे और जमीन पे मतलब पोल्यूशन की बात भी है कि रोजाना पॉलिथीन इकट्ठी करके कट्टे बट्टे ये सीमेंट के और उस कूड़े को ऊपर डाल करके उसमें आग लगाना, और ये मना करते तो इनसे झगड़े की नौबत। आज एक बुजुर्ग ने विरोध किया, तो विरोध तो बच्चों ने किया था जी, बुजुर्ग तो वहाँ था भी नहीं, समझाने गए थे। हाँ जी, समझाने गए थे। समझाने के बीच में दीपक है उनका लड़का श्री राम का, उसने छाती पे धक्का मारा, धक्का मारती और वहीं गिर गए। फिर आप अस्पताल लेके आए? हम अस्पताल लेके आए। तो क्या हुआ है? डॉक्टर क्या बोला? इमरजेंसी में लेके आए सर। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने ECG करी है जी, ECG करने के साथ ECG फ्लैट आई। तो ब्रॉड डेड आई, मतलब मृत्यु हो चुकी रास्ते में? रास्ते में ऑन द स्पॉट होगी जी मृत्यु। तो जैसा सिम्टम था पकड़े जाओ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम करण शर्मा है जी। करण जी, क्या हुआ है आज? एक बुजुर्ग की झगड़े में मौत हुई है। ये जी श्री राम है, जिनके साथ कई बार कहासुनी हो चुकी है। ठीक है, वो दरवाजे पे कूड़ा डालते हैं, ठीक है, और उनका लड़का है दीपक, जिसने हमारे ताऊ जी को धक्का मारा है। ठीक है, उसके धक्के के साथ ही वो गिर गए हैं, और तब तक हम उन्हें यहाँ पे लेके आए, वो खत्म हो चुके हैं। पेशे से क्या है? वकील है वो। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। प्रैक्टिस करता है वहाँ पर? नहीं, वकील ही है, प्रैक्टिस के यहाँ। वही बोलते हैं उसको। ठीक है जी। और एक उनका लड़का है अतुल जी,
ठीक है, एक उसके चाचा का लड़का है दयाराम का मोहित और दीपक की वाइफ। तो ये समझाने के लिए गए थे झगड़े में? हमारे ताऊ जी गए हैं समझाने के लिए। हाँ, समझाने गए। उन्होंने इनके साथ भी हाथापाई की है। जो इनसे पहले थे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ भी हाथापाई की। तो धक्का देके गिरा दिया उन्होंने? गिरा दिया, और वहीं पे इतने हम लेके आए हैं, वहीं पे खत्म हो चुके थे। तो लटक गए बिल्कुल। ठीक है। चलो बात करेंगे पलवल की। पलवल फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बुढ़ापा पेंशन बनवाने का मामला सामने आया है। सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर जिला समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सहित बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पलवल जिला समाज कल्याण विभाग में किस तरह से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण आपके सामने है। पलवल के गांव भी बढ़कर 9 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर गलत तरीके से बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने का मामला पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है। इन लोगों के साथ साथ जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा इन फर्जी दस्तावेजों को तैयार कराया गया है। सीएम फ्लाइंग को इस मामले की सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने फर्जी आयु मेडिकल प्रमाण पत्र और फर्जी वोटर कार्ड के जरिए पेंशन हासिल की है। ऐसे में सीएम फ्लाइंग के द्वारा इन लोगों के सभी दस्तावेजों को चेक किया गया और संबंधित विभागों से दस्तावेजों का असली डाटा लिया गया, जिसके बाद पता चला कि इन लोगों ने जो दस्तावेज मुहैया कराए हैं वो पूरी तरह से नकली हैं। इस मामले में जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सहित कर्मचारी भी शामिल है और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नकली दस्तावेजों को तैयार किया गया है। फर्जी आयु मेडिकल और फर्जी वोटर कार्ड के द्वारा लाभार्थियों को 60 वर्ष से ज्यादा का दिखाया गया है। इस मामले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व गांव रीवर निवासी रामवीर, रामलाल, सतवीर, कमला, धर्मवीर और चतर सिंह, पुष्पा देवी सहित अन्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मुकदमा नंबर हमने 882 दर्ज किया है अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 71 और 120B। बेसिकली इसमें क्या है कि 9 लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन का गलत अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की है, जिसके ऊपर सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर जगदीश की कंप्लेंट हमने केस रजिस्टर किया है। तो असल में क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। टोटल अब तक 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, गिरफ्तारियां होंगी और वो अक्यूज भी बढ़ सकते हैं। शिकायत के आरोप वाले ये टोटल के टोटल 9 जो अक्यूज हैं, रिवर गांव पड़ता है अखीन थाना के अंदर, उस गांव के रहने वाले। तो सर इस मामले में रोल किस किस का सामने आ रहा है? विभागीय कर्मचारी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर का भी नाम आ रहा है? प्रीमा फेसी तो एक तो कॉमन सर्विस सेंटर के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और जिला समाज कल्याण विभाग के संबंधित लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक, तो सर क्या कार्रवाई की जाए? एडमिनिस्ट्रेशन जारी। चलो बात करेंगे अगली खबर की। शहर में सड़कों पर हुए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। 4 दिन पूर्व हाथ जोड़कर अपील करने के बाद अब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। नगर परिषद के अधिकारियों ने पुराना जीटी रोड पर अभियान की शुरुआत की है और अधिकारी जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पूरे दल बल के साथ पहुंचे। अभियान के दौरान दुकानों के आगे रखे सामान को नगर परिषद अधिकारियों ने जब्त कर लिया है और सामान के अलावा दुकानों के सामने बोर्ड व टीन सेट डालकर किए गए अतिक्रमण को भी जेसीबी मशीन की सहायता से हटा दिया गया है। दरअसल पलवल शहर के सभी बाजारों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। दुकानदार दुकान में कम व सड़क पर ज्यादा सामान रखते हैं। दोनों तरफ से दुकानदारों ने दुकानों के सामने आधी से ज्यादा सड़क पर कब्जा किया हुआ है और इस शहर के पुराने जीटी रोड पर रसूलपुर रोड और शेखपुरा मार्केट, जवाहर नगर कैंप और मीनार गेट रेलवे रोड पर समस्याएं ज्यादा आ रही थी और अतिक्रमण को लेकर अब एसडीएम वैशाली सिंह ने सख्त रुख अपना लिया है और आज फिर से नगर परिषद अधिकारी दल बल के साथ पुराना जीटी रोड पर पहुंचे और कार्यवाही शुरू की है। अतिक्रमण क्षेत्र में जो भी सामान रखा था उसको जब्त करना शुरू कर दिया है। दुकानों के आगे लगे टीन सेट व बोर्ड को जेसीबी मशीन की सहायता से हटा दिया गया है। अभियान के दौरान सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियों को भी सीमित दायरे में रखने की चेतावनी दी गई है। शहर में बिगड़ती जाम व्यवस्था में अतिक्रमण अहम भूमिका निभाता है। दुकानों के सामने आधी सड़क पर सामान रख दिया जाता है। इसके अलावा सामने से आगे रेहड़ी खड़ी करवा दी जाती है, जिसमें सड़क पर वाहनों को रोकने की जगह नहीं है। हाँ सर, ये हमारा अभियान पहले तो जेईओ की ड्यूटी लगी थी, जेई नगर परिषद पलवल, फिर अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हम दोनों बीआईओ की ड्यूटी लगा दी और हमने अपने तरीके से सोच के समझ के पूरी नगर परिषद में बात करके अधिकारियों से तो हमने ये उचित समझा कि पहले सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाए। हमारी प्रशासक महोदय एसडीएम साहब हैं फिलहाल वैशाली जी, उन्होंने भी हमको यही निर्देश दिए कि एक बार सभी से हाथ जोड़ के विनती की जाए, दोबारा भी हाथ जोड़ के विनती की जाए और अगर ना माने तो फिर उनका सामान उठा लिया जाए और वापस ना दिया जाए। तो हम उसी तर्ज पर चल रहे हैं। बिल्कुल हम सभी को अभी इतनी सख्ती नहीं बरतते हुए सभी को हाथ जोड़ के विनती करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि
ताकि कोई भी व्यक्ति शहर का कोई भी दुकानदार ये ना कहे कि हमारे साथ जाति की गई है और हमारी कोई बात नहीं मानी गई है, हमें सूचना नहीं दी गई है। पहले हम लोगों में एक सूचना देना चाहते हैं कि भाई अतिक्रमण नहीं लगाना है। बहुत दिन से दे रहे हैं, बार बार देते हैं, लेकिन लोग समझते हैं। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।